नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने राजस्थान संघनक भर्ती परीक्षा के लिए पार्ट ए का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि संघनक भर्ती परीक्षा जिसके एग्जाम 4 मार्च को होने को है, तो दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है जहां से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों यूनिक और ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, जहां से आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा आज का पहला प्रश्न? अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपको 4 कथन दे रखे और 4 कथन को देखकर आपको एनालाइज कर बताना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या है? अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो अरावली पर्वतमाला है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। दूसरा क्या है? यह राज्य के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में विस्तृत है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। कहाँ से? राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर 2, यह अभी तक ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो अरावली पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ऑप्शन 4 क्या है? अरावली में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपके सामने पहला ऑप्शन और तीसरा और चौथा ये तो तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है यह गलत है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे 4। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आप बताओ दोस्तों। 4 मार्च को आपके एग्जाम है संगणक के और आपको आंसर बताना है दोस्तों। समय आपके पास काफ़ी कम है, 40 दिन ही पड़े आपके एग्जाम को। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताओ कि साबरमती की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने वाकल, मेसवा, हतमती या अनास। दोस्तों क्या हो जाएगा? तो साबरमती की सहायक नदी अनास नहीं है दोस्तों। ऑप्शन जो 4 है अनास नदी जो साबरमती की सहायक नहीं है। तो दोस्तों ये अनास किसकी सहायक हो जाएगी? तो जो अनास नदी है वह माई नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी हो जाएगी? माई नदी। वह वही माई नदी है जो बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। प्रश्न अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो इस नदी का उद्गम होता है उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर के कोटड़ा तहसील से होता है। उदयपुर के कोटड़ा तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान के किस जिले में लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा। बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको इस प्रश्न का सही आंसर कि राजस्थान के किस क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। बताओ दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर दोस्तों लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का जो रंग है यह किसकी वजह से होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण? जो लौह तत्व होता है, लौह तत्व उसकी अधिकता के कारण इसका रंग कौन सा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है दोस्तों। जो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जो लाल मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? ये आपके पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। अब दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले हो जाएंगे दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़।
इन क्षेत्र जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार करके लिखना दोस्तों कि निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार किस खनिज के उत्पादन में है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सीसा जस्ता में, सेलेनाइट में, या ऑप्शन नंबर तीसरा पहला और दूसरा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बताओ दोस्तों कि राजस्थान का एकाधिकार है किस खनिज के उत्पादन में दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों सही है, सीसा जस्ता और सेलेनाइट। दोस्तों इसके साथ आप एक ये और याद रखना, वोलेस्ट्रोनाइट। वोलेस्ट्रोनाइट क्या याद रखोगे, वोलेस्ट्रोनाइट, वोलेस्ट्रोनाइट, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्ट्रोनाइट, इन तीनों खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से और मैं आपको बताता हूँ कि आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है इस प्रश्न के साथ कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 81 यानी 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिज का खनन किया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। जो खेजड़ी वृक्ष है उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है 1983, 1981, 1988 या 1985 दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 1988 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1988 पर इसका डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष के बारे में दोस्तों आपको मैं एक दो फैक्ट बताता हूँ। खेजड़ी वृक्ष जिसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया था दोस्तों, तारीख याद रखना आप, 31 अक्टूबर 1983 में। कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1983 में। अगर आपको इसका वैज्ञानिक नाम पूछे दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछे कि खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या नाम है, प्रोसोसिस सिनेरिया। क्या नाम हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था खेजड़ी, जिसको हम स्थानीय भाषा में सिमलो के नाम से जानते हैं दोस्तों। स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, सिमलो। किस नाम से जानते हैं, सिमलो के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 6, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में विस्तृत नहीं है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों तसल्ली से आराम से पढ़ना दोस्तों, प्रश्न में आजकल हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछा कि जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, आपसे प्रश्न में ये पूछा कि जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में नहीं है दोस्तों। तो कौन से जिले में नहीं होगा, प्रतापगढ़ जिले में नहीं होगा दोस्तों। कौन से जिले में नहीं होगा, प्रतापगढ़ जिले में नहीं होगा। जबकि कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों में जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जबकि प्रतापगढ़ जिले में नहीं है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है चिकित्सा सेवा से, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली से, सिंचाई कुओं के निर्माण से, या पशुपालकों के लिए बीमा योजना से दोस्तों। कमेंट करके बताओ दोस्तों जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, बताओ दोस्तों कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई कुओं के निर्माण से दोस्तों। क्या हो जाएगा, सिंचाई कुओं के निर्माण से दोस्तों। दोस्तों हमारे द्वारा लाया गया ये राजस्थान का संगणक एग्जाम जो 4 मार्च को होने को है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित 30 प्रश्नों का समावेश है दोस्तों, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है,
सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। नोहर सिंधमुख हनुमानगढ़ व चूरू में, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि नोहर सिंधमुख हनुमानगढ़ और चूरू में। सावन भादो कोटा में, बिल्कुल सही है दोस्तों, सावन भादा जो कोटा में। सोम कागदर दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सोम कागदर कहाँ पर हो जाएगी, ये है उदयपुर में दोस्तों। सोम कागदर कहाँ पर है, उदयपुर में। जो कौन सी नदी पर बनाया गया है, सोम नदी पर बनाया गया है। और सोम नदी किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, सोम नदी किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट करना आप। कुंदन कला, आपके सामने एक साइड कुंदन कला दे रखी है और दूसरे साइड आपको स्थान दे रखा है दोस्तों। आपको मैच मिलान करना है, सम्मिलित करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को जब भी आप हल करें दोस्तों तो हमेशा ऑप्शन का सरल लें ताकि आपका प्रश्न हमेशा सही हो। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की फेमस है दोस्तों, कुंदन कला है अपने जयपुर की है। तारकाशी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, तारकाशी हो जाएगी नाथद्वारा की हो जाएगी दोस्तों। कहाँ की हो जाएगी तारकाशी, नाथद्वारा की हो जाएगी। और बादला कहाँ का है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना मोलेला गांव कहाँ पर है, राजसमंद में, राजसमंद में मोलेला गांव। और नाथद्वारा भी कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद जिले में, ये भी आप याद रखना, नाथद्वारा भी राजसमंद जिले में। अब करते हैं दोस्तों, सुमेलित करते हैं कुंदन कला। पहले का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, तो पहले का बी किस में, ये रहा। तारकाशी कहाँ पर होती है, नाथद्वारा, ऑप्शन क्या है, डी, बिल्कुल सही है। बादला जोधपुर, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है, केंद्र सरकार के अमृत मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, डबल स्टार करके मार्क करो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार के अमृत मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों, 24, 25, 28 या 29, कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है, तो 29 शहरों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है, 29 शहरों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो कमर्शियल वाहन है, कमर्शियल वाहन की खरीद पर सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों, 60,000 का, 50,000, 40,000 या 20,000 दोस्तों, कमेंट करके बताओ दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या है, कितना अनुदान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, किस वाहनों पर दिया जा रहा है, कमर्शियल वाहनों पर दिया जा रहा है। कितना अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों, 60,000 रुपये का दिया जा रहा है दोस्तों, 60,000 रुपये का, कितना, 60,000 रुपये का दोस्तों। इसके लिए कौन पात्र, इसके लिए योग्यता रखता है दोस्तों, 18 से 45 वर्ष के पात्रता है दोस्तों, 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना आपसे पूछा है एग्जाम में कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना या अमर सागर पवन परियोजना दोस्तों। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100% अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। कौन सी परियोजना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा है दोस्तों। जबकि देवगढ़ परियोजना कौन सी हो जाएगी, दूसरे नंबर की, और बिठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना तीसरे नंबर की हो जाएगी। जबकि अपने अमर सागर पवन परियोजना कौन सी हो जाएगी, पहले नंबर की हो जाएगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 दोस्तों आप डबल स्टार कर दो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2021 में भी यही सवाल पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्गों के बच्चों का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 888। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, 888। जो राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनका लिंगानुपात कितना है, 888 है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कितना है, 888 है दोस्तों। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछे शहरी क्षेत्रों का कितना है, शहरी क्षेत्रों का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 874। कितना हो जाएगा, 874। जबकि ग्रामीण में हो जाएगा 892 हो जाएगा दोस्तों, 892। और शहरी में हो जाएगा 874 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा अपने 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। जबकि राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना हो जाएगा, राजस्थान का औसत लिंगानुपात हो जाएगा दोस्तों 900, कितना हो जाएगा, 928 हो जाएगा दोस्तों। औसत लिंगानुपात कितना हो जाएगा, राजस्थान का औसत लिंगानुपात हो जाएगा 928। जबकि शहरी लिंगानुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, शहरी लिंगानुपात 914 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 914। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा 933 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 933। तो इस एक प्रश्न के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको 5 प्रश्न बता दिए। तो इस प्रश्न को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, 888 है, 888 है, 888। जिसमें से शहरी लिंगानुपात कितना है, 874। कितना है शहरी लिंगानुपात, 874। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 892 है दोस्तों, 892। जबकि राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है दोस्तों, औसत लिंगानुपात हो जाएगा 928। जबकि शहरी लिंगानुपात कितना हो जाएगा, शहरी लिंगानुपात हो जाएगा दोस्तों 914। कितना हो जाएगा, 914। याद रखना दोस्तों, 914। जबकि ग्रामीण कितना हो जाएगा, 933। कितना हो जाएगा, 933। तो प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 888। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, शाहबाज खान ने, भगवंत दास ने, जगन्नाथ कछुआ ने या अब्दुल रहीम खान ने दोस्तों। किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ कछुआ हो जाएगा दोस्तों, जगन्नाथ कछुआ। प्रश्न नंबर 15। साबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों, साबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया दोस्तों, किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुदेव हो जाएगा दोस्तों, वासुदेव। जिनको चौहानों का क्या कहा जाता है, चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। जिनको चौहानों का क्या कहा जाता है दोस्तों, संस्थापक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, चौहानों का, वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। जबकि चौहानों का आदि पुरुष भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, वासुदेव को कहा जाता है। कौन से शिलालेख में कहा जाता है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा गया है, वासुदेव चौहान को क्या गया है। तो प्रश्न नंबर 15 जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। प्रश्न नंबर 16। जयदयाल, हमीर बेग और चेताराम ओकार सिंह का संबंध किस लोक नाट्य से है। ऑप्शन आपके सामने है, गरबी लोक नाट्य, रमत लोक नाट्य, तुर्रा कलंगी ख्याल या कन्हैया ख्याल दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुर्रा कलंगी की ख्याल। कौन सा, तुर्रा कलंगी की ख्याल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 18। केवैया माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न नंबर 18 क्या है, केवैया माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, देवदत्त ने, चंचदेव ने, भीमदेव ने या शालीवाहन ने दोस्तों। किसने करवाया था, चंचदेव ने करवाया था दोस्तों। चंचदेव ने केवैया माता का मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे केवैया माता का मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा, डीडवाना कुचामन जिले में दोस्तों। कौन से जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में केवैया माता मंदिर का मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित लोकगीतों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकगीत है आपके सामने और कौन सा लोकगीत सुमेलित नहीं है दोस्तों। जला, वर की बारात का डेरा देखते जाते समय गाया जाने वाला गीत है जला। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है, जला। बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला। मुंबल जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। जच्चा, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बचा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 पीपली, लड़के के विवाह के समय निकासी पर गाया जाने वाला गीत दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। पीपली क्या होता है, एक जो पीपली गीत होता है दोस्तों, एक कौन सा गीत होता है, पीपली गीत। कौन सा गीत होता है दोस्तों, पीपली गीत। ये एक प्रेम यादगार गीत होता है दोस्तों। कौन सा गीत होता है, ये यादगार गीत होता है
जिसमें परदेश में गए पति को बुलाने के लिए, परदेश में गए पति की याद में उसको बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। परदेश में गए पति को बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है पीपली। तो पीपली आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20, बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, कार्तिक कृष्ण द्वादशी को या कार्तिक शुक्ल द्वादशी को? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। बच्च बारस को गाय व गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 21 प्रश्न क्या आपके सामने? 21 नंबर का प्रश्न क्या है? जेवाड़ो निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? जेवाड़ो क्या एक वैवाहिक रस्म है, मृत्यु की रस्म है, जन्म से संबंधित रस्म है या बेगार की एक रस्म है? क्या हो जाएगा जेवाड़ो? तो ये एक वैवाहिक रस्म है दोस्तों। क्या है? एक वैवाहिक रस्म है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या है? आभूषण एवं उससे संबंधित अंग के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों? मेहंद जो सिर में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। बोगली गला में, दोस्तों बोगली गले में नहीं पहना जाता है, बोगली पहना जाता है नाक में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पहना जाता है बोगली? नाक में। जबकि नोगरी हाथ में पहना जाता है और रखन दांत में पहना जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना प्रश्न नंबर 22 का गलत क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा, बोगली जो नाक में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23, परमाणु द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज के भग्नावशेष किस दुर्ग में विद्वान है दोस्तों? किस दुर्ग में विद्वान है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या जैसलमेर दुर्ग में दोस्तों? कौन से दुर्ग में है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? अचलगढ़ दुर्ग में। और ये अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? ये अचलगढ़ दुर्ग है अपने सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। प्रश्न नंबर 24, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, परिणामी संप्रदाय के उपदेश, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों? कुजलम स्वरूप ग्रंथ में, अनुभाष्य में, वेदांत परिजात में या शब्दवाणी में दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वह कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों। कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में संग्रहित है। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें दोस्तों तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों प्राणनाथ हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? प्राणनाथ। कौन हो जाएंगे संस्थापक? इनके संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों प्राणनाथ हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 क्या है? प्रश्न नंबर 25, मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा हो जाएगा? सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी के समय लिखा गया था। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या है? केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? बताओ, आपको कथन दे रखे हैं और केंद्रीय पीएम योजना विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यह कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी दोस्तों। किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगी? यह क्या देगी? लोन देगी दोस्तों। कितने का लोन देगी? 3 लाख रुपए का लोन देगी। कितने का लोन देगी? 3 लाख रुपए का लोन देगी। वो भी 2 किस्तों में देगी। जो पहली किस्त में देगी 1 लाख रुपए का लोन और दूसरी किस्त में देगी 2 लाख रुपए का लोन। किस प्रकार से सहायता करेगी? है लोन देकर सहायता करेगी। इस योजना के प्रथम चरण में 18 पारस्परिक व्यवसाय को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 18 पारस्परिक व्यवसाय को शामिल किया गया था। इस योजना की अवधि कितनी है? 5 वर्ष की होगी। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, 5 वर्ष होगी। तो ऑप्शन आपका क्या चौथा? उपयुक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। 1-2 फैक्ट और बताता हूँ दोस्तों इस योजना से संबंधित। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। पूर्ण रूप से किसकी योजना है? यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। कब लॉन्च की गई थी? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती दिवस पर, विश्वकर्मा जयंती दिवस पर
17 सितंबर को यह 17 सितंबर 2023 को यह लॉन्च की गई थी। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर यह योजना शुरू की गई थी। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या है? वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक, कौन सा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी को या द्रौपदी मुर्मू को, तुषार मेहता को या राजीव कुमार को दोस्तों? किसे किया गया था? नरेंद्र मोदी को किया गया था। नरेंद्र मोदी को किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 28, अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कितनी दूरी पर थ्रो करने पर स्वर्ण पदक में भारत एथलीट बन गए थे दोस्तों? उन्होंने कितनी दूर पर भाला फेंका था दोस्तों? कितनी दूरी पर फेंका था? तो फेंका था इन्होंने 88.17 मीटर पर दोस्तों। कितने मीटर पर? 88.17 मीटर पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में राजस्थान की कौन सी रैंक है दोस्तों? पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक या चौथी रैंक? तो कौन सी रैंक हो जाएगी? तीसरी रैंक हो जाएगी दोस्तों। कौन सी रैंक हो जाएगी? तीसरी रैंक हो जाएगी। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में कितने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया है दोस्तों? कितने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को जीआई टैग में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? प्रश्न नंबर 30 इंपॉर्टेंट कर दो दोस्तों, डबल स्टार लगा दो। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में कितने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को जीआई टैग में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? कितने हैंडीक्राफ्ट उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है? 5 उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है। कितने? 5। इन 5 को सम्मिलित करते हो अब 21 कितने हो गए? राजस्थान में अभी तक 21 उत्पादकों को जीआई टैग में सम्मिलित किया गया। अभी तक कितने उत्पादक हो गए दोस्तों? 21 जीआई उत्पादक हो गए दोस्तों। अगर इन 5 उत्पादकों की बात करें दोस्तों तो एक हो जाएगा अपने पिछवई कला दोस्तों। कौन सी कला हो जाएगी? पिछवई कला, जो कहाँ पर है? अपने नाथद्वारा में है पिछवई कला। दूसरी हो जाएगी अपने बंदेज कला। कौन सी हो जाएगी? बंदेज कला, जो कहाँ पर है? अपने जोधपुर में। तीसरी हो जाएगी कोप्तागिरी। कौन सी गिरी? कोप्तागिरी, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। चौथी है अपने उस्तकला बीकानेर में, और 5वीं अपने कसीदाकारी जो है अपने बीकानेर में। तो कौन कौन सी 5 उत्पादक हो गए जिन्हें जीआई टैग में सम्मिलित किया गया है? पिछवई कला, बंदेज कला, कोप्तागिरी, उस्तकला और कसीदाकारी दोस्तों। क्या हो जाएगा? कसीदाकारी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना हमारे द्वारा लाया गया 30 प्रश्नों का समावेश आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें दोस्तों।